हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिंदर भाटी सावरन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो संविधान से था और संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था प्रियम्बल या प्रस्तावना। तो जिस किसी को वो क्लास देखनी हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इतिहास। और इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। तो आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बाकी क्लासेस भी कंटिन्यू चलेंगी, मतलब पॉलिटी की क्लासेस भी आती रहेंगी। फिलहाल अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता अभी हम जानेंगे, उससे पहले हम हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शब्द है इतिहास, जो कहां से आया है? एक शब्द इंग्लिश का है हिस्ट्री, और जो ये हिस्ट्री शब्द है ये ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया। ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, ठीक है भाई। और इस हिस्टोरिया का जो अर्थ है वो है अनुसंधान करना। अनुसंधान करना, तो ये है शब्द हिस्ट्री, जो कि कहां से निकला है? ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, वहां से ये शब्द आया है और इसका मतलब है अनुसंधान करना। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है हेरोडोटस। हेरोडोटस हैं जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है भी। तो ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की, ठीक है भाई। मैं रब कर देता हूं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो लगातार लोगों के दिमाग में आता है और ऑफलाइन क्लासेस में भी लगातार बच्चे पूछते रहते हैं कि भाई ये सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सभ्यता अलग चीज है, संस्कृति अलग चीज है, या दोनों सेम चीज है, ठीक है भाई। तो ये अंतर और समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे संस्कृति और सभ्यता। जो संस्कृति शब्द है ये शब्द आया है कल्चर से। जो इंग्लिश शब्द है वो क्या है? कल्चर है, और यहां इसका मतलब है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, ठीक है भाई। तो संस्कृति मतलब कल्चर। अब ये कल्चर शब्द कहां से आया है? ये कल्चर शब्द है, ग्रीक टर्म है कल्ट। ग्रीक टर्म है कल्ट, या कुछ लोग कल्टस भी इसे बोलते हैं, ठीक है भाई। इस कल्ट का मतलब था टिलिंग। टिलिंग मतलब खोदना। इसका अर्थ है क्या? टिलिंग। अच्छा, एक चीज और, जो कृषि बैकग्राउंड से हैं, जिनके मतलब घर में खेती वगैरह है, उन्हें याद होगा एक टर्म यूज होती है, एक औजार है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर मतलब कि जो कि जोतने के काम आता है, ठीक है। तो वही शब्द है ये कल्ट। अच्छा, कल्ट का मतलब क्या है? टिलिंग। टिलिंग मतलब जोतना। टिलिंग से रिलेटेड भी एक शब्द है टिलर। एक शब्द सुना होगा टिलर, जो कि ट्रैक्टर से यूज होता है, कहीं से जोतने की या खेत जोतने के काम आता है। तो टिलिंग मतलब जोतना, ठीक है भी। अब यहां से अब जोतने का क्या रिलेशन है? तो जिस भूमि को जोतकर कृषि योग्य बना दिया जाएगा, तो ऐसा माना जाता है वहां संस्कृति अच्छी डेवलप होगी, जिससे यह शब्द निकला है कल्चर या संस्कृति। लेकिन अगर हम डायरेक्ट अर्थ में बात करें या सीधे अर्थों में बात करें, तो ये जो संस्कृति शब्द है ये इंटेंजिबल है। मतलब हम क्या बोलेंगे? अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा या इंटेंजिबल इसे हम बोल देते हैं। इसमें मतलब इसे हम छूकर देख नहीं सकते। संस्कृति को हम छूकर देख नहीं सकते। इसमें विचार आते हैं, दर्शन आता है। ये सारी चीजें किसमें आती हैं? संस्कृति में। जो विचार हैं वो क्या है? संस्कृति है। वहीं सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये टेंजिबल है, मतलब मूर्त अवधारणा है।
या हम कह सकते हैं कि इसी का भौतिक स्वरूप है ये, मतलब भौतिक अवधारणा क्या है, सिविलाइजेशन। ये क्या है, अमूर्त है या इंटेंजिबल है, ये क्या है, मूर्त है। ये विचार है, दर्शन है। अब इधर क्या होगा, इधर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इधर नगरीकरण की बात करेंगे हम। इधर किसकी बात करेंगे, नगरीकरण की। इधर हम यातायात की बात करेंगे, इधर हम सड़कों की बात करेंगे, इधर हम भवनों की बात करेंगे, इधर हम मूर्तियों की बात करेंगे। तो ये है सभ्यता और संस्कृति का अंतर। ठीक है भाई, मिटा दो इसे, चलो ठीक है मिटा देते हैं। अब हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि क्या है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। अभी इसके नाम के ऊपर बहुत लोग सोच रहे हैं मैं हड़प्पा सभ्यता भी यूज कर रहा हूं, सिंधु सभ्यता भी यूज कर रहा हूं, और बीच बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यूज कर रहा हूं। अभी आएंगे उस बात पे। सबसे पहले इसकी हम खोज के बारे में बात करेंगे, खोज की बात करेंगे, उसके बाद नामकरण की बात करेंगे, काल की बात करेंगे, उद्भव की बात करेंगे, विस्तार की बात करेंगे, उसके बाद विशेषताएं देखेंगे, उसके बाद पतन के कारण देखेंगे, और लास्ट में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसकी खोज। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि हम कोचिंग्स वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, उसके अलावा किताबों में भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जैसे हड़प्पा का नाम आता है हम सीधे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एग्जामिनर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है, वो सीधे राखलदास बनर्जी या दयाराम साहनी नहीं पूछेगा, उससे पहले से, मतलब कहानी थोड़ा पहले से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन सबसे पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के खंडहरों को देखा था। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि सिंधु सभ्यता के खंडहरों के बारे में प्रारंभिक जानकारी किसने दी थी, तो ये व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन। दरअसल ये ऐसे थे, नॉर्मली गुजर रहे थे पंजाब के साहिवाल इलाके से, तब इन्होंने पहली बार वहां खंडहरों को देखा, लेकिन ज्यादा उस पर मतलब गहन अध्ययन नहीं किया, तो ये बात आई गई हो गई ऐसे। उसके बाद 1853 में एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को एक मोहर मिली, हड़प्पा की मोहर मिली। अच्छा, जो कनिंघम थे वो एक इंजीनियर थे, वो लेकिन आर्कियोलॉजी में उनका इंटरेस्ट था, आर्कियोलॉजी में उनका खास इंटरेस्ट था। थोड़ा बहुत उन्होंने जानने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि शायद ये सभ्यता बहुत पुरानी रही हो, किसी पुरानी सभ्यता की वो मोहर रही होगी, तो बहुत ज्यादा उसके बारे में इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये नाम इस वजह से भी इंपोर्टेंट हो जाता है, सीधे सीधे एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन सकता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक। अच्छा, क्लास करते हुए कॉपी पेन साथ लेके बैठे, ठीक है, और जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं कई बार बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा, तो साथ के साथ नोट करते चले, ठीक है। तो कनिंघम को क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, मतलब इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद एक घटना होती है 1856 में, 1856 में। दरअसल दो भाई थे जिनका नाम था, जिन्हें बोलते थे ब्रंटन बंधु। ब्रंटन बंधु, नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, दो भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। ये क्या कर रहे थे, कनिंघम के नेतृत्व में ही एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहां से, लाहौर से कराची, लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अच्छा, भारत में जो पहली ट्रेन चली थी कहां चली थी, मुंबई से ठाणे 1853 में। तो ये पाकिस्तान वाला रीजन है, अभी वहां की बात चल रही है, तो वहां लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अब होता क्या है कि अब वहां उस क्षेत्र में, हड़प्पा वाले क्षेत्र में, हर आदमी
ईंटों का ठेका लेने के लिए तैयार है। मतलब लकड़ी का ठेके की मारामारी नहीं है, ईंटों का हर आदमी कह रहा है कि मैं ईंटें मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ईंटें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब इन्होंने ध्यान दिया कि ईंटें आ कहां से रही हैं, तभी पास में देखा कि लोग खंडरों से ईंटें गधों पे ढो ढो के लेके आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान वाला रीजन है ये भी, वहां गधे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जानवरों वाले, हाँ इंसानों वाले उस पर कमेंट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो गधों पे ढो ढो के ईंटें लेके आ रहे थे लाहौर से कराची की रेलवे लाइन के लिए। तो दूसरी बात, ब्रंटन बंधुओं ने ये नोटिस किया। ठीक है, उसके बाद अब एक व्यक्ति है जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, इनके अंडर में दो व्यक्ति काम कर रहे थे जिनका नाम है दयाराम साहनी। हाँ, अब लग रहा होगा तुम्हें, हाँ ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, यहां से तो स्टार्ट किया तुमने। उसके बाद दूसरा नाम है राखल दास बनर्जी। अच्छा, राइटिंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी चाइनीज जैसी है, तो मैं साथ के साथ बोल रहा हूं, उस पर भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो दयाराम साहनी ने जिस स्थल की खोज की थी वो क्या था? हड़प्पा। कब की थी भाई? ये तो जवाब देते रहो साथ के साथ। 1921 में। और राखल दास बनर्जी ने जिस स्थल की खोज की थी वो है मोहनजोदड़ो। एक मूवी भी आई थी मोहनजोदड़ो। हम मूवी से इतिहास समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट जो चीजें हैं वो नहीं दिखाई गई है। तो मोहनजोदड़ो, इसकी खोज कब की? 1922 में। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहां से बनता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हम शुरू में ही देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता की बात चल रही है, तो मतलब शायद सिंधु नदी के किनारे होगा, जबकि यहीं हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हड़प्पा सिंधु के किनारे नहीं है, ये रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के बाएं किनारे पे ये बसा हुआ है हड़प्पा जो स्थल है। ठीक है, जिसकी खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो जो स्थल है ये है सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है, जिसकी खोज की है किसने? राखल दास बनर्जी ने। कब? 1922 में। ठीक है भाई, अब देखो यहां कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला, सबसे पहले किसने बताया खंडरों के बारे में? चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। उसके बाद कि लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाते समय किसने इन खंडरों के बारे में बताया था? ब्रंटन बंधुओं ने। उसके बाद क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जॉन मार्शल, एएसआई के हेड थे। ये पुलिस वाला एएसआई नहीं है। ठीक है भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात चल रही है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की। ठीक है, तो उस समय ये इसके अध्यक्ष थे। लेकिन ऑफिशियल घोषणा अभी तक नहीं हुई थी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता खोजी जा चुकी है। तो ऑफिशियल घोषणा हुई 1924 में। 1924 में एक न्यूज़पेपर था, द इलस्ट्रेटेड लंदन टाइम्स न्यूज। अच्छा, मैं लिख देता हूं, अगर यहां दिख रहे हो थोड़ा सा, अदरवाइज मैं बोल रहा हूं, द इलस्ट्रेटेड लंदन टाइम्स। इसमें जॉन मार्शल का एक लेख छपा था जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि हड़प्पा सभ्यता भारत में खोजी जा चुकी है, या एक सभ्यता यहां खोजी जा चुकी है। ठीक है भाई, तो ये हमने इसकी खोज के बारे में पढ़ा है सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, और चाहे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं हट जाता हूं। ठीक है भाई, अब मिटा देता हूं मैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने खोज से जाने। इसके बाद, खोज के बाद हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की, मतलब क्या टाइम पीरियड रहा है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है भाई, तो अब बात करेंगे हम
काल की। बहुत सारा विवाद है काल को लेकर, इसके समय को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय बताया है। जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 कहा है, व्हीलर ने 2500 से 1500 बीसी कहा है। उसके अलावा अच्छा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल इन्होंने कहा है 2300 से 1750 बीसी, 2300 बीसी से 1750 बीसी। और रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन या C14 विधि के द्वारा जो समय बताया गया है वो समय बताया गया है इसका 2350 से 1750 बीसी। ये समय बताया गया है रेडियो कार्बन विधि के द्वारा। ठीक है, तो दो ये क्वेश्चन है जिनसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि समय को लेकर इतनी ज्यादा मतलब उत्साहित होने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय को लेकर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि रेडियो कार्बन विधि से जो है क्या समय बताया गया है, तो 2350 से 1750 बीसी समय बताया गया। अच्छा, ये रेडियो कार्बन या कार्बन 14 विधि है क्या? दरअसल इसकी खोज की थी एक व्यक्ति थे फ्रांस के, जिनका नाम था बिलार्ड लिब्बी। बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी भी बोल देते हैं। तो ये थे कब? 1940 में। 1940 में इस विधि की खोज की गई बिलार्ड लिब्बी के द्वारा। ठीक है, अब इन्हें बिलार्ड लिब्बी को ही 1960 में इसी विधि के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज मिल चुका है किसे लेके? कार्बन 14 विधि की खोज के लिए ही बिलार्ड लिब्बी को यह अवार्ड या प्राइज मिल चुका है। ठीक है भी। अब ये विधि है क्या? वैसे तो आप साइंस के टीचर से पूछो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं साइंस मेरा बहुत ज्यादा कमजोर नहीं, खत्म है। ठीक है, हाँ मतलब एक छोटी सी मैं बताता हूँ कि छोटी सी बात है। जब मैं 10th क्लास में था तब एक वाइवा होता है, वाइवा में मुझसे पूछा गया था कि सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने पूछा कि नींबू में कौन सा एसिड होता है। मैंने पूरा दिमाग लगा लिया, समझ में ही नहीं आया। मतलब अम्लों के नाम ही याद नहीं आ रहे, घूम फिर के एक अम्ल याद आ रहा है, HCl। अब मुझे सर का जवाब वो अभी तक याद है। उन्होंने कहा था अरे बेटा तुम तो मरवा दोगे किसी को। ठीक है, मेरे पीछे जो अच्छा जहां ये इंसिडेंट हुआ था वहां बहुत सारी लड़कियां थी, मतलब सीनियर बैच की। ठीक है, और उनके सामने घनघोर बेइज्जती मतलब इस टॉपिक पे हो गई थी, और मेरे पीछे वाला छोड़ के चला भाग गया, उसकी बेइज्जती ना हो जाए। उसके भागने पे 20 में से 19 नंबर मिले थे, मुझे 18 मिले थे। चलो फिलहाल तो मैं इतना बता दे रहा हूँ, साइंस वाले टीचर से पूछो ज्यादा बेहतर है। छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि हर व्यक्ति मतलब खान पान में कार्बन का उत्सर्जन मतलब कार्बन का कंजप्शन करता है, और एक्सपायर होने के बाद डेड बॉडी में उसका कार्बन रिलीज होने लगता है। उस आधार पे एक विधि बनाई गई है। ज्यादा डिटेल आप बाहर से ही जाने तो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ अभी हम जानेंगे कि ये टाइम पीरियड है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 विधि का। ठीक है भाई, समय हमने देख लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नामकरण की। नामकरण, अब ये कैसा नामकरण है भाई? चलो देख लेते हैं। एक नाम है इसका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। एक नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद एक नाम है, इसे बोला जाता है सरस्वती सभ्यता, या कुछ लोग बोलते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है भाई, एक एक करके इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या सरस्वती सिविलाइजेशन। या तो सबसे पहले बात करेंगे सिंधु सभ्यता की। ये नाम क्यों रखा गया?
दरअसल इससे पहले जो भी सभ्यताएं खोजी गई थी उन्हें जिस नदी के किनारे वो खोजी गई उसके नाम पर बुलाया जाने लगा। और ये जो सभ्यता खोजी गई थी इसके जो आरंभिक स्थल खोजे गए थे वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। तो इसी वजह से इसे सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। जैसे नील नदी की सभ्यता पहले खोजी जा चुकी थी, दजला फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता खोजी जा चुकी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे इसके आरंभिक स्थल खोजे गए थे, मतलब जिसकी वजह से इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। लेकिन जो सामान्य तरीका है किसी भी सभ्यता के नाम रखने का, उसके अनुसार जो भी सबसे पहला स्थल खोजा जाता है उसके आधार पर ही उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो यहां जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है भाई। पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा स्थल है जिसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब सरस्वती क्यों रखा गया भाई? तो अब देखो हुआ क्या कि ये मान लेते हैं सिंधु नदी है और ये गंगा नदी है और इन दोनों के बीच से यहां से निकल रही है क्या? सरस्वती नदी। तो प्रारंभिक स्थल तो यहां खोजे गए, लेकिन बाद में बहुत सारे स्थल सरस्वती नदी के किनारे खोजे गए, हरियाणा में या बाकी जगह पे खोजे गए। तो इस वजह से कहा जाने लगा कि भी इसे सरस्वती सभ्यता कहा जाए। और वैसे भी सिंधु जो क्षेत्र है वो मतलब सिंधु के किनारे वाले मैक्सिमम जो क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान में चले गए। इस वजह से भी कुछ भारतीय इतिहासकारों ने इसे सरस्वती सभ्यता कहना ज्यादा उचित समझा, मतलब देश प्रेम समझ लो या कुछ भी समझ लो, ठीक है। और एक लॉजिक भी है कि भी सरस्वती के किनारे भी खोजे गए हैं, बहुत सारे स्थल खोजे गए हैं, जिस वजह से कुछ लोगों ने इसे सरस्वती सभ्यता और कुछ लोगों ने इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा है। हालांकि और भी नाम प्रचलित हैं, उन्हें हम आगे चल के देखेंगे क्यों कहा जाता है। जैसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आदि ऐतिहासिक कहा जाता है, ठीक है। तो इन सारे नामों की चर्चा हम थोड़ा सा बाद में करेंगे विशेषताओं में। तो अभी हमने क्या देख लिया है? सिंधु सभ्यता का नामकरण, ठीक है भाई। मिटा देता हूं मैं ये। तो हमने खोज देख ली, समय देख लिया, नामकरण देख लिया। अब हम बात करेंगे इसके उद्भव की, ठीक है भाई। इसके उद्भव को लेकर दो मत हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक मत है विदेशी मत, एक मत है देशी या बोलेंगे हम स्थानीय मत। एक मत है स्थानीय मत। विदेशी मत कौन कौन लोग दे रहे हैं? जॉन मार्शल दे रहे हैं, व्हीलर दे रहे हैं, मार्टिमर व्हीलर, डी कोसाम्बी, ये भारतीय इतिहासकार हैं, रोमिला थापर, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? विदेशी मत दे रहे हैं अपने अपने, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मत दिया है। जॉन मार्शल क्या कह रहे हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में, मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर ही एक सभ्यता मानी जाती थी, सुमेरियन सभ्यता। तो जॉन मार्शल ने कहा था कि सुमेरियन लोगों ने ही यहां भारत में आके सभ्यता बसाई है। उन्हीं लोगों ने यहां कर, मतलब वो लोग ही यहां आकर बस गए, उन्होंने ये सभ्यता बसाई है, ठीक है। व्हीलर ने भी बोला है कि पश्चिम से लोग आए थे। डी कोसाम्बी भी वही कह रहे हैं, ठीक है। रोमिला थापर ये कह रही है कि मतलब ईरानी बलूच लोग हैं जो यहां आकर ये बस गए, इन्होंने ये सभ्यता बसाई है। अच्छे, ऐसा कहने के लिए इनके पास कुछ तो आधार होगा, तो इन्होंने आधार बताया है क्या? ईंट, मतलब जो मेसोपोटामिया से कंपैरिजन कर रहे हैं फिलहाल अभी हम,
कि ईंट एक कंपैरिजन बताया है इन्होंने, एक कंपैरिजन इन्होंने बताया है धर्म को लेकर कंपैरिजन बताया है, ठीक है। अच्छा, पहले ईंट का देख लेते हैं। अब देखो, यहां जो मेसोपोटामिया में भी ईंट थी और हड़प्पा सभ्यता में भी ईंट थी, लेकिन दोनों में अंतर है। जो मेसोपोटामिया में जो ईंटों का इस्तेमाल होता था वो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था, जबकि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो यहां पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था। तो यहां ये समानता तो है, ईंट तो है, लेकिन दोनों में अलग तरीके की ईंटें हैं। वहां कच्ची ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं और भारत में पकी हुई ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी बात, उनका वेट एंड साइज भी अलग अलग है, तो ये समानता होते हुए भी असमानता है। दूसरी बात, धर्म की बात कर रहे हैं कि भी वहां भी धर्म था और यहां भी धर्म है, ठीक है, बिल्कुल, वहां भी धर्म था, यहां भी धर्म है, नो डाउट। लेकिन मेसोपोटामिया में धार्मिक स्थल मिले हैं बहुत सारे, ठीक है, वहां मतलब धर्म थोड़ा एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव था। जबकि हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में अभी तक एक भी मंदिर नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक एक भी मंदिर नहीं मिला है। तो मतलब ऐसा कैसे हो गया कि वहां ये एक्टिव थे धर्म के मामले में बहुत ज्यादा, लेकिन यहां धर्म की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रही। मतलब ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, अगर हम यूएस चले जाएं, किसी दूसरे देश चले जाएं, तो हम अपने भगवान को नहीं भूल सकते। तो ये सारी समानताएं होने के बावजूद, समानताएं होने के बावजूद क्या है, इसमें असमानताएं हैं, ठीक है भाई। तो ये मत इनका नहीं माना गया। उसके अलावा स्थानीय मत, स्थानीय मत क्या है, एक और चीज यहां समझ लो, जो विदेशी हैं वो कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि जिन लोगों के ऊपर वो रूल कर रहे हैं, मतलब वो हमारे ऊपर उस समय शासन कर रहे थे, तो वो कैसे मान लें कि जिनके ऊपर वो शासन कर रहे हैं वो कभी बहुत पुरानी और विकसित सभ्यता रही होगी। विकसित मैं इस वजह से कह रहा हूं, आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे वो बहुत ज्यादा विकसित थी, ठीक है। तो स्थानीय मत के अकॉर्डिंग इन्होंने माना कि ये कहीं से नहीं आए थे, यहीं के थे, ठीक है। जैसे कि डीपी अग्रवाल हैं, ठीक है, तो इनका कहना था कि ये कहीं से नहीं आई, भारत के ही लोग हैं, ये पश्चिमोत्तर सभ्यता के ही लोग हैं। पहली छोटी छोटी ग्रामीण सभ्यता थी जो बाद में चल के विकसित हो गई, ठीक है। अमलानाथ हैं, वो भी कह रहे हैं कि भारत के ही लोग थे, राजस्थान की सोती सभ्यता से ये लोग आए हैं। तो इनका मत था ये कहाँ है, भारतीय ही हैं, ये विदेशी नहीं है, क्या है, भारतीय ही है। अब भारतीय में भी दो चीजें हैं, कुछ लोगों ने कहा ये आर्य हैं, कुछ लोगों ने कहा ये द्रविड़ हैं। भारतीय लोगों में भी कुछ लोगों ने इसे आर्य कहा। आर्य हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आर्य सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता, जबकि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता ये कैसी है, नगरीकृत सभ्यता है, ये नगरीकृत सभ्यता है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब हड़प्पा सभ्यता पहली है, जो वैदिक सभ्यता है वो बाद में आई है। तो ऐसा कैसे हो गया कि जो लोग पहले शहरों में बसते थे वो बाद में गांव में बसने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, तुम मुझे एक एग्जांपल दे सकते हो, हाँ जी मेरे ताऊ हैं, वो पहले शहर में थे अब गांव में आ गए, लेकिन पूरी की पूरी सभ्यता नहीं बच सकती। जिसे एसी की हवा की आदत या पंखे की हवा की आदत पड़ गई वो गांव में क्यों जाएगा, एक आध लोग चला जाए वो अलग बात है, पूरी की पूरी सभ्यता शहरी से ग्रामीण नहीं हो सकती, ग्रामीण से शहरी हो सकती है, ठीक है। तो आर्य नहीं थे, तो फाइनली ये माना गया कौन थे, द्रविड़ थे, ठीक है भाई। सिंधु सभ्यता वाले लोग कौन थे, द्रविड़ थे। तो ये हमने देख लिया इनका उद्भव, ठीक है भाई, मिटा दो ये। तो हमने किन किन टॉपिक पे बात कर ली है अभी, खोज पे बात कर ली है, समय पे बात कर ली है, नामकरण पे बात कर ली है, विस्तार पे बात कर, सॉरी उद्भव पे बात कर ली है। अब हम इसके विस्तार पे चर्चा करेंगे। विस्तार, अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो यह माना जाता है 12,00,000
99,600 वर्ग किलोमीटर, इतने क्षेत्र में फैली हुई ये सभ्यता थी। हालांकि यह आंकड़ा पुराना है, लेकिन ज्यादातर किताबों में अभी तक यही आंकड़ा चल रहा है। अभी की बात करें तो इसका विस्तार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर पहुंच गया होगा। ठीक है, इसे भी हम लगभग में 13 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत सारी किताबों में भी लिखा हुआ है, तो 12,99,600 का मतलब 20 लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी 13 लाख वर्ग किलोमीटर हम कह सकते हैं। आंकड़ा पुराना है, लेकिन ज्यादातर किताबों में अभी तक यही आंकड़ा चल रहा है, तो मैं वही आंकड़ा तुम्हें बता रहा हूं जो तुम्हें किताबों में मिल रहा है। अगर वर्तमान की बात करें तो ये लगभग 20 लाख के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है भाई। अच्छा, आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय लगभग सिंधु सभ्यता के 40 स्थल खोजे जा चुके थे। लगभग 40 स्थल खोजे, मतलब 40 प्लस स्थल खोजे जा चुके थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो 1400 प्लस, या हम कह सकते हैं कि शायद 1500 के आसपास स्थल ये खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये स्थल कहां से खोजे गए? 3 देशों की हम बात करेंगे। 3 देशों में सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। एक देश है भारत, उसके बाद है पाकिस्तान, और तीसरा है अफगानिस्तान। ठीक है भाई, तीसरा देश है अफगानिस्तान। तो इन 3 देशों से सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो अब देखो कितने कितने स्थल यहां से खोजे जा चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भारत से खोजे गए हैं लगभग 925 स्थल, पाकिस्तान से खोजे गए लगभग 475 स्थल, और अफगानिस्तान से खोजे गए हैं 2 स्थल। हालांकि ये संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो डेटा किताबों में चल रहा है मैं वही डेटा तुम्हें अभी तक बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये 925 के 925 तुमसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, 395 आर्टिकल तुमसे याद नहीं होते, 925 स्थल क्या याद करोगे? ये कोई भी नहीं याद कर पाएगा। ये 475 भी तुमसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये 2 स्थल तुमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन 2 स्थल की बात हम जरूर करेंगे। तो कौन कौन से हैं 2 स्थल? तो एक स्थल है सोरतुघई, और दूसरा स्थल है मुंडी गाक। ये 2 स्थल हैं जो कि अफगानिस्तान से खोजे गए। ठीक है भाई, तो इन दोनों स्थलों का नाम हमें बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा चुका है कि सिंधु सभ्यता का उपनिवेश स्थल किसे कहा जाता था, या उपनिवेश शहर किसे कहा जाता था। तो इन दोनों में से कोई भी एक नाम पूछा जा सकता है। उपनिवेश क्यों? तो दरअसल जो हमारा नॉर्मल क्षेत्र है भारत पाकिस्तान इस सभ्यता का, उससे बिल्कुल अलग हटके ऐसा कह सकते हैं कि ये इस क्षेत्र में फैली हुई, तो ये यहां से स्थल है, मतलब इस क्षेत्र से अलग के थोड़े 2 स्थल हैं ये। तो माना जाता है शायद इनके उपनिवेश स्थल रहे होंगे, शायद इनका कब्जा इन दोनों क्षेत्रों पर रहा होगा, जिसके आधार पर पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, तो स्थल हमने देख लिए हैं, कितने स्थल हैं, कहां कहां से ये खोजे गए। अब हम बात करेंगे एग्जैक्ट इसके विस्तार की। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे उत्तरी स्थल सिंधु सभ्यता का कौन सा है? तो ये स्थल का नाम है मांडा, या मांडा भी बोल देते हैं, मांडा या मांडा। जो सबसे दक्षिणी स्थल है उसे क्या कहा गया है? तो वो 2 सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद, या कुछ लोग इसे दैमाबाद भी कह देते हैं। अच्छा, ये मांडा या मांदा है कहां? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अखनूर एक जगह है, इसके पास में है। और ये जो स्थल पड़ेगा ये पीर पंजाल की श्रेणियों में पड़ेगा, चाहो तो तुम लिख सकते हो, पीर पंजाल श्रेणियों में पड़ेगा ये स्थल, जो सबसे उत्तरी स्थल है। अब हम बात करेंगे सबसे पूर्वी स्थल की। तो ये पूर्वी स्थल का नाम है क्या है भाई? आलमगीरपुर। ये है आलमगीरपुर। कहां है ये? ये है यूपी में मेरठ के पास में, यूपी में मेरठ के पास में स्थल है। उसके अलावा सबसे पश्चिमी स्थल का नाम है सुतका गेंडोर।
ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थल पड़ेगा। अब देखो, एग्जामिनर एक कदम आगे चल रहा है हमसे, तो हमसे पूछ सकता है कि स्थल किस नदी के किनारे है। तो ये है चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे है सबसे उत्तरी स्थल, जिसका नाम है मांडा। सबसे दक्षिणी स्थल ये किस नदी के किनारे? अच्छा, दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, अहमदनगर महाराष्ट्र है, वहां ये स्थल पड़ता है। तो दाइमाबाद किस नदी के किनारे है? तो यहां तुम्हें दो आंसर मिल सकते हैं। कुछ जगह लिखा होगा कि गोदावरी नदी के किनारे है, और कुछ जगह लिखा होगा कि प्रवरा नदी के किनारे है। अब क्या करें? दरअसल ये प्रवरा नदी के किनारे ही है, और प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है, छोटी सी सहायक नदी है। इस वजह से कुछ लोग सीधे गोदावरी कह देते हैं, कुछ लोग प्रवरा कह देते हैं। अगर दोनों ऑप्शन हैं तो प्रवरा ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ठीक है भी, तो प्रवरा या गोदावरी नदी के किनारे है दाइमाबाद। अब ये हमारा यूपी में आलमगीरपुर, ये किस नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर यूपी में ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है आलमगीरपुर। अच्छा, ये पाकिस्तान में सुक्का गेंड, और ये किस नदी के किनारे है? ये है दास्क नदी के किनारे। ठीक है, तो ये इसका विस्तार है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो उत्तर से दक्षिण ये है 1400 किलोमीटर। कितना? 1400 किलोमीटर। अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये है 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। अब एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इसकी तट रेखा, तट रेखा कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है इसकी तट रेखा। 1300 किलोमीटर है इसकी तट रेखा। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे उत्तरी स्थल किस नदी के किनारे है, कहां है, सारी दिशाओं में सेम क्वेश्चन। फिर उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, उसके बाद तट रेखा कितनी है, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब हम बात करेंगे, अगर इन्हीं स्थलों को हम भारत के नक्शे पे देखा जाए तो कैसे दिखेंगे, देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, तो मैं भारत का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है भाई, आर्ट या पेंटिंग बहुत घटिया है मेरी, फिर भी अच्छा बन गया। पता नहीं तुक्के से बन गया, ऐसा बनता नहीं है मुझसे नॉर्मली। ठीक है, तो ये सबसे उत्तरी स्थल हो गया, कौन सा? मांडा। सबसे दक्षिणी स्थल हो गया, सबसे पूर्वी स्थल हो गया, और सबसे पश्चिमी स्थल हो गया। तो अगर हम इसकी आकृति के बारे में बात करें तो कुछ ऐसी भारत के नक्शे पे दिखेगी। प्रॉपर ट्रायंगल नहीं है, लेकिन लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, प्रॉपर ट्रायंगल हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लगभग त्रिभुजाकार है, जो कि भारत के नक्शे पे कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है भी, तो ये इसका विस्तार हमने देख लिया है। भारत के नक्शे पे कैसे दिखेगी उसके बारे में हमने बात कर ली है, और हम कह भी सकते हैं कैसी है, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है भी, मिटा दो ये। तो हमने अब विस्तार के बारे में भी ठीक से बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है भाई, अच्छा, साथ के साथ चीजें नोट करते चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। विशेषताएं, अच्छा, लेक्चर काफी लंबा रहेगा, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो शायद 2 पार्ट में से हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम थोड़ी सी बात इसके बारे में, विशेषताओं के बारे में कर लेते हैं। जैसे कि एक बोला जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता है वो कैसी है? कांस्य युगीन है। कैसी है? कांस्य युगीन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु काल में या हड़प्पा काल में
जिस धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था वो धातु थी कांसा। अब क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बन जाता है कि कांसा किन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो एक है तांबा और दूसरा है टिन। तांबा और टिन को मिला के बनाया जाता है क्या? कांसा। और इस धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग यहां होता था, जिसकी वजह से कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। एक और नाम इसका बहुत ज्यादा फेमस है, वो क्या है? कांस्य युगीन हो गया, नगरीकृत इसे हम बोल देते हैं, और दूसरा एक और है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। अब ये क्या है अभी? आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक समझने से पहले दो तीन टर्म है, एक क्रम होता है। एक होता है पहला प्राग ऐतिहासिक, उसके बाद होता है आद्य ऐतिहासिक, उसके बाद होता है इतिहास या ऐतिहासिक। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक वो काल होता है जिस समय कोई लिपि होती नहीं है, जिस समय के लोगों को लिपि का ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, वो है प्राग ऐतिहासिक। मतलब जिस समय के लिखित स्रोत नहीं मिले हैं वो है प्राग ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक वो होता है जिसके लिखित स्रोत तो मिल गए लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, यह है आद्य ऐतिहासिक। और इतिहास या ऐतिहासिक वो होता है जिसके लिखित स्रोत प्राप्त हैं और हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता वाला जो समय है वो कैसा है? आद्य ऐतिहासिक है। मतलब लिखित स्रोत हमें मिले हैं लेकिन हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, अब पढ़ नहीं पाए तो लिपि की थोड़ी सी तो बात कर लेते हैं। तो इसकी लिपि बोली जाती है, कैसी है? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक इसकी लिपि है, और लिखा जाता था नॉर्मली राइट टू लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट टू राइट के भी प्रमाण मिले हैं। लेफ्ट टू राइट के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन सामान्यतः अगर हमारे एग्जाम में आता है तो हम राइट टू लेफ्ट बोलेंगे। ठीक है भाई। और कैसी है लिपि? भाव चित्रात्मक है। अच्छा, जो मेसोपोटामिया की लिपि थी वो कीलाकार थी, मतलब वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती थी, कील के तरीके से, मतलब बने होते थे इस तरीके से करके। जबकि हमारी लिपि में चिन्ह ज्यादा है, मतलब मछली के लिए एक अलग चिन्ह बन गया, मतलब उस तरीके से। ऐसे मछली नहीं बनेगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। और इसकी एक विशेषता है क्या? आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी इसका नगरीकरण। सिंधु सभ्यता का नगरीकरण इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है भाई, तो इसके नगरीकरण के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी बाद में शायद अगले पार्ट में हम बात करेंगे सामाजिक व्यवस्था की, सांस्कृतिक विशेषता की, धार्मिक विशेषताओं की, अर्थव्यवस्था की, और स्पेशल जो स्थल हैं उनके बारे में भी एक एक करके हम सारी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम शायद नगरीकरण तक कर पाएंगे, तो नगरीकरण देख लेते हैं पहले। तो नगरीकरण अच्छे से समझ लें, देख लें एक बार, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसा फील हो कि जैसे हम सिंधु सभ्यता में ही खड़े हैं। ठीक है भाई? ठीक है भाई, तो अब हम देखते हैं नगरीकरण। मतलब शहर कैसे बसे हुए होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में जो शहर होते थे वो सामान्यतः दो हिस्सों में बटे हुए थे। ठीक है भाई? अच्छा, पेंटिंग थोड़ी खराब है मेरी उसके, लेकिन ये मैंने जानबूझ के ऊंचा नीचा बनाया। ठीक है, दरअसल ये कौन सी दिशा है? ये है पश्चिमी दिशा, तो इसे बोलते थे हम पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। ये पूर्वी दिशा है, तो इसे बोलेंगे हम पूर्वी टीला। ठीक है, अब जो पश्चिमी टीला है उसके चारों तरफ सामान्यतः दीवार पाई जाती थी, जिसे क्या बोलते थे? दुर्ग या गढ़ी। अच्छा, कॉपी पेन साथ रखें। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूं उसे लिखते चलें साथ के साथ, क्योंकि कई बार मैं बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी बोल दे रहा हूं, तो इस वजह से कॉपी पेन साथ रखो, साथ के साथ लिखते रहो। ठीक है भाई? तो दुर्ग या गढ़ी
कहते थे पश्चिमी टीले के चारों तरफ जो दीवार होती थी। पूर्वी टीले के चारों तरफ दीवार है ही नहीं। इसमें रहता कौन था? तो इसमें रहते थे पुरोहित वर्ग के लोग। पुरोहित या हम बोल सकते हैं संभ्रांत वर्ग के लोग। संभ्रांत मतलब जो रॉयल क्लास है, समाज के डिवीजन होते हैं ना, तो यहां भी जो रॉयल क्लास होती होगी, राजा या पुरोहित, जो भी उस समय की संभ्रांत वर्ग वैसे पुरोहित ही था, तो वो लोग इस पश्चिमी टीले में रहते थे। लेकिन आम पब्लिक रहती थी पूर्वी टीले में। ठीक है भाई, तो शहर हमने देख लिया, 2 डिवीजन है, लेकिन इसका एक अपवाद है। वो क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, और इस तीसरे हिस्से को कहा जाता था क्या? मध्यमा। इस तीसरे हिस्से को मध्यमा कहा गया। ठीक है भाई, तो अपवाद है। अपवाद हमें जरूर याद रखना है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, अपवाद से। उसके अलावा अभी मैंने क्या कहा कि पूर्वी टीले के चारों तरफ दीवार नहीं होती थी, लेकिन इसका भी अपवाद है। वो क्या है? कालीबंगन या कालीबंगा। कालीबंगन में पूर्वी टीले के चारों तरफ भी दीवार होती थी। ठीक है भाई, तो ये भी अपवाद है, ये भी हमें याद रखना है। कालीबंगन है कहां? तो ये है राजस्थान में। अच्छा, ये धोलावीरा कहां है? तो ये धोलावीरा है गुजरात में। गुजरात में भी लूनी नदी के किनारे ये स्थल है, कच्छ के रण वाले क्षेत्र में ये पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने 2 अपवाद देख लिए। ठीक है, अच्छा, ये हमने शहर देखा कि शहर बाहर से कैसा है, अगर ऊपर से देखें। ठीक है, लेकिन शहर अंदर से कैसे बसा हुआ है उसे भी देख लेते हैं। देख लो, आज पूरी 3D इमेज बनानी है हमें शहर की। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम शहर के अंदर ही हैं, इस शहर को हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, चलो, सामान्यतः सारे शहर एक जैसे बसे हुए थे, तो हम मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं कि मोहनजोदड़ो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। अच्छा, अभी भारत का सबसे पहला नियोजित शहर माना जाता है चंडीगढ़। ठीक है, हम चंडीगढ़ आते हैं, बड़े खुश होकर बताते हैं यहाँ भी चंडीगढ़ घूम के आए, क्या शहर था। ठीक है, तो चंडीगढ़ शहर का नक्शा माना जाता है मोहनजोदड़ो से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, जिस शहर को घूमने पर हम आज खुश हो रहे हैं, वैसा शहर हमारे यहाँ 5000 साल पहले बस चुका है। तो अब सोचो कि वो एडवांस थे या हम, वो 5000 साल पहले इस लेवल पे जा चुके हैं। ठीक है, अदरवाइज हम जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे सिंधु सभ्यता की, जो लोग शायद पहली बार पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में एक इमेज होगी, अच्छा 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो लोगों के शायद बाल बहुत बड़े होंगे, दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी, नाखून बड़े होंगे, पत्ते लपेटते होंगे। तो ये सारा भ्रम क्लास खत्म होते होते बिल्कुल टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भ्रम में बिल्कुल ना रहें, काफी विकसित सभ्यता ये थी। चलो वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पे, शहर। ठीक है भाई, तो ये शहर का मेन चौराहा है। ठीक है, सड़कें क्या कर रही हैं? समकोण पे काट रही हैं। ये देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि सिंधु नगरीकृत सभ्यता की निम्न में से कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है। ठीक है, तब ये क्वेश्चन मतलब टफ क्वेश्चन माना जाता है कि इस तरीके का क्वेश्चन जो आता है, तो हम ये लिखते चले साथ के साथ। तो सड़कें क्या कर रही हैं? समकोण पे काट रही है। ठीक है, और जो मुख्य सड़क है ये लगभग 10 मीटर चौड़ी है। ठीक है, कुछ जगह इसे 10.88 करके लिखा हुआ है, सामान्यतः 10 मीटर हम मानते हैं ये चौड़ी है। 10 मीटर, फुट मत समझो। अब तुम आइडिया लगाओ कि तुम्हारे घर के आगे कितनी चौड़ी सड़क है, और मोस्टली लोगों के घर के आगे 10 मीटर नहीं होगी, 10 फुट हो सकती है। ठीक है, तो लगा लो कितने नियोजित तरीके से बसा हुआ है। उसके बाद अब ये क्या है? गली है। अब यहां से भी छोटी गली कट रही है। ठीक है, ये भी क्या है? समकोण पर है। अब घर जो बने हुए हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क पे या सहायक सड़क पे नहीं खुल रहे हैं, वो गलियों में खुल रहे हैं। मान लेते हैं ये क्या है? घर है। ठीक है,
इस तरीके से करके इनके इधर साइड ये गेट खुले हुए हैं। सेम ऐसे यहां सभी घर समान आकार के हैं और सबके दरवाजे गलियों में खुल रहे हैं, ना कि मुख्य सड़क पर। लिखते चले साथ के साथ, फिर से बता रहा हूं, तो कहां खुल रहे हैं? गलियों में, ना कि मुख्य सड़क पर। ठीक है। अच्छा, ये है क्या? ये एक तरीके की सेक्टर व्यवस्था है। आज के समय में देखते हैं ना, सेक्टर डिवाइड कर देंगे, शहर किस तरीके से बसाए जा रहे हैं, सेक्टर की तरह। तो ये व्यवस्था हमने यहां से कॉपी की। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से शहर बसे हुए थे। ये अंदर से सारे में इसी तरीके से बसा हुआ है। एक पोर्शन मैंने समझा दिया है। तो क्या क्या विशेषता हमें यहां से मिली? सड़कें समकोण पे काट रही हैं, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुल रहे हैं। लेकिन यहां एक अपवाद है, वो अपवाद है लोथल। लिख लें अभी, लोथल एकमात्र स्थल है जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुले हुए मिले हैं। तो अपवाद से क्वेश्चंस आते हैं, इसे नोट करके रखें। यहाँ की लोथल के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। ये बंदरगाह स्थल था। ठीक है, चलो, तो एक अपवाद हमें यहां से मिल गया। अब हमने क्या करा? शहर देख लिया। अच्छा, एक चीज और, सड़कें समकोण पे काट रही, मतलब 90 डिग्री पे काट रही है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका मैथ मेरी तरह गड़बड़ है। ठीक है, हाँ, तो समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। ये मुझे बहुत समय बाद जाके पता चला था। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो ये मिटा दे रहा हूं मैं। उसके बाद हम बात करेंगे घर की। घर कैसे बने हुए होते थे? ठीक है, एक नक्शा देख लेते हैं। मान लो ये तुम्हारा ही घर है। हाँ जी, अब क्या है, ये घर के आगे की गली है और ये मान लेते हैं तुम्हारे घर का गेट है, दरवाजा। अब एक बड़ी शानदार चीज थी, प्राइवेसी का बहुत शानदार इंतजाम इन्होंने किया था। मतलब जैसे ही घर के अंदर एंटर करेंगे तो एक दीवार मिलेगी। गेट में एंटर होते ही सीधे दीवार है, थोड़ी सी जगह के बाद। मतलब घर के अंदर क्या चल रहा है वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। अब तुम या तो इधर से जाओगे या इधर से जाओगे, तो जिस किसी को मिलना है वो यहाँ मिलेगा। अगर तुम उसके पर्सनल जानने वाले हो तो घर के अंदर आओगे, अथवा यहीं से बाहर। ठीक है, चलो, तो दीवार हो गई। मतलब घर में 3-4 कमरे होते थे, 3 से 4 कमरे जनरली होते थे। और ये आगे क्या होता था? बरामदा या द्वारा होता था। और यही द्वारे में कोने पे कुआं होता था। इस कुएं के बगल में होता था स्नानागार। इस स्नानागार के बगल में होती थी किचन। और सबसे शानदार बात है, यहां से पानी निकल के पाइप के थ्रू या नाली के थ्रू होता हुआ मुख्य नाली में आके मिल जाता था। मतलब इनका ड्रेनेज सिस्टम इतना शानदार था कि शायद आज भी बहुत जगह तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी तुम जाते हो ना, बहुत जगह क्या होता है कि नल के आगे एक पटिया सी लगी है, लाल वाली, बड़ी फेमस है, लाल वाली पटिया सी आती है। ठीक है, उसके आगे एक गड्ढा खुद रहा है, वो पानी वहां से होके गड्ढे में जा रहा है, और जब वो गड्ढा भर जाता है तो बाल्टी से उठा के बाहर सड़क पे फेंक दिया। तो अभी भी ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं और इनके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम देखो कितना शानदार है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बसे हुए घर होते थे। और कोने में जो घर होता था वहां से ऊपर जाने के लिए मिली है सीढ़ियां मिली है, जिससे हमने अंदाजा लगाया है कि जो घर होते होंगे शायद बहुमंजिला भी रहे होंगे। मतलब ऊपर जाने का इंतजाम है, तो ऐसा हमने आइडिया लगाया है। ठीक है भाई, तो ये कुछ घर हो गया, हमने देख लिया घर कैसा है। ठीक है, हमने शहर देखा बाहर से कैसा बसा हुआ है, हमने शहर अंदर से देखा, अंदर से डिवीजन कैसा है, उसके बाद हमने घर देखे घर कैसे बने। अब हम अगले लेक्चर में इसकी सामाजिक विशेषताएं, इसकी धार्मिक विशेषताएं, इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं, इसके महत्वपूर्ण स्थल, इसके पतन के कारण, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखते रहिए हमारी वीडियोस। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगे तो बिल्कुल लाइक करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद। हाँ, एक चीज और आपको बतानी थी कि जल्दी से लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और सीट बुक करने के लिए नीचे प्लस में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट की इंडिविजुअल क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, और कोर्स के हिसाब से भी, मतलब यूपीएसआई, डीपीएसआई, इन सारी क्लासेस भी प्रॉपर चल रही हैं रेगुलर। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी करने के लिए
या उन क्लासेस को लेने के लिए अपनी सीट बुक करा सकते हैं, नीचे दिए नंबर पर कॉल करें। ठीक है भी, धन्यवाद।